Welcome dear friends. Today we are going to focus on methods of collection of data. किस प्रकार से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये मैं बताना चाहूँगा कि जब हम इकोनॉमिक्स 11th क्लास में पढ़ते हैं तो उस समय स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर होता है, और उस पेपर में हम आज डिस्कस करने वाले हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. When we define statistics in a singular sense, then the first thing which we have to cover, that is a collection of data, then it's a organization and so on. तो आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा पर बात करेंगे, और सबसे पहले इससे पहले हमने डिस्कस किया हुआ इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कि डेटा कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा में क्या अंतर है, इन सब चीज़ों को हमने देख लिया है. हम बात करेंगे आज मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा है, सेंसस मेथड और सैम्पलिंग मेथड दो तरीके होते हैं. तो सेंसस मेथड आज हम कवर करेंगे. सैम्पलिंग मेथड, सेंसस मेथड पहले हमने देख लिया हुआ है, और सेंसस मेथड कंपैरेटिवली आसान भी है. तो हम आज फोकस करेंगे सैम्पलिंग मेथड के ऊपर. तो सैम्पलिंग मेथड किस प्रकार से डेटा कलेक्ट किया जाता है सैम्पलिंग मेथड में, उसके ऊपर हम उसके जो विभिन्न आयाम हैं, उसके जो विभिन्न मेथड हैं, डिफरेंट मेथड्स आर देयर इन्वॉल्व इन दैट, तो उसके ऊपर हम लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं. ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, ये सीरीज एक्सक्लूसिवली हम उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जो लाइन बाय लाइन स्टडी नहीं कर पाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है और सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगने लगता है. तो ऐसे बच्चों के को पॉइंट ऑफ व्यू में रखकर इस वीडियो को मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ. चलिए, तो आपके सामने ये सैम्पलिंग मेथड हमने ओपन किया हुआ है. चलिए, मीनिंग ऑफ सैम्पल, इसका मतलब क्या होता है. इन द सैम्पलिंग मेथड ओनली अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ओके, इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडीड. पार्ट ऑफ यूनिवर्स यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, पार्ट ऑफ यूनिवर्स के पास अंडरलाइन कर लेंगे. तो आप साथ साथ में बोलता जाऊँगा, आप अंडरलाइन करते जाएंगे. तो इन दिस सैम्पलिंग मेथड ओनली अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडीड. अब ये यूनिवर्स है, तो जो भी हमारा पॉपुलेशन है जिसमें से हमको सैंपल इकट्ठा करना है, वो यूनिवर्स कहा जाता है. ये यूनिवर्स हमारे कितने बच्चों का है, 1000 स्टूडेंट्स का. ठीक है. तो इन द सैम्पलिंग मेथड ओनली अ पार्ट, अब इसी में से हमने ये इकट्ठा किया है, तो ये इसका एक पार्ट है. ओके. तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा. ऑन द बेसिस ऑफ दिस पार्ट ऑफ स्टडी, इसको स्टडी करने के बाद कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फॉर द होल यूनिवर्स. ये जो हमने इससे इकट्ठा किया है, इट इज़ कॉल्ड सैंपल. और ये जो सैंपल हमारा 10 बच्चों का है, इसको हम अध्ययन करेंगे, और ये जो अध्ययन आएगा, जो हमारी स्टडी आएगी, जो रिजल्ट आएगा, जो कंक्लूजन होगा, उसी कंक्लूजन को हम इस पर अप्लाई कर देंगे. ठीक है. कंक्लूजन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द होल यूनिवर्स. फिर से एक बार पढ़ते हैं. इन द सैम्पलिंग मेथड ओनली अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इंस्टेड ऑफ एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स इज स्टडीड. On the basis of this part of study, conclusions are drawn for the whole universe. For example, suppose electric bulbs produced in a factory are to be tested. ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब फैक्ट्री में प्रोड्यूस हुआ, उसको टेस्ट करना है. द टोटल नंबर ऑफ बल्ब इज यूनिवर्स. जितने भी बल्ब हैं, जैसे यहाँ पर है, तो जितने बल्ब हैं वो यूनिवर्स हो गए. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू टेस्ट ईच एंड एवरी बल्ब. बहुत डिफ़िकल्ट है टेस्ट करना. इन सच केसेस ओनली अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज टेस्टेड. ठीक है, उसका कुछ हिस्सा टेस्ट किया जाता है पूरे बल्ब का. दिस पार्ट इज नोन एज सैंपल. जैसा कि यहाँ मान लो ये बल्ब है, ये स्टूडेंट की जगह बल्ब मान लो, तो ये पूरा बल्ब है. तो इस बल्ब को में से हर बल्ब को चेक करना बहुत मुश्किल काम है. तो उसमें उसका एक पार्ट उसका एक पार्ट चेक करना है. तो उसमें से सैंपल रैंडम भी, मतलब अब आगे देखेंगे कि कौन कौन से सैंपल के प्रकार हैं. तो यहाँ पर हमने सैंपल ले लिया, ये तो इसको हम चेक करते हैं और ये मान लेते हैं कि इसमें कि ये ठीक है, तो ये सब भी ठीक होगा. दिस पार्ट इज नोन एज सैंपल. ये पार्ट सैंपल कहलाएगा. द सैंपल इज अ मिनिएचर पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज़ टेकन. तो ये क्या है, मिनिएचर पिक्चर है पॉपुलेशन का, फ्रॉम विच, इसी से तो लिया गया है इसको. ठीक है, इट इज़ टेकन.
ठीक है। तो सैंपल इज व्हाट, इट इज ए मिनिएचर पिक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज टेकन। तो सैंपल का डिफिनेशन आपको यहाँ मिल गया। व्हाट इज सैंपल? सैंपल इज अ मिनिएचर पिक्चर ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम विच इट इज टेकन। The term population or universe and sample can be illustrated with the help of following figure, जो कि हमने पहले बता दिया। तो आप ये समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Suppose there are 1000 students in a government senior secondary school. Suppose there are 1000 students in केंद्रीय विद्यालय नंबर 2, लगभग 7000 हो जाएंगे, 6500 तभी हैं KV2 में। If we want to know the average weight of these students, here population or universe is the weight of the entire group of 1000 students and weight of 10 students is the sample। ठीक है, 1000 स्टूडेंट्स का है ना, हमको वेट निकालना है, तो उसमें से 10 बच्चों का वेट हमने सैंपल के रूप में निकाला। सैंपल अब किस तरीके का होता है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल की हम बात करते हैं, लेकिन आगे हम उस पर चर्चा ज़्यादा डिटेल में दिया होगा, वहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इफ़ वी वांट टू नो द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, हियर पॉपुलेशन और यूनिवर्स इज द वेट ऑफ द इंटायर ग्रुप ऑफ 1000 स्टूडेंट्स एंड वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज द सैंपल। ठीक है, यूनिवर्स है, ये पॉपुलेशन है, और ये हमारा सैंपल है, उसमें से निकाला गया। द एवरेज वेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स विल रीजनेबली और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एवरेज वेट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सैम्पलिंग, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टेस्टेड टू डायग्नोज diseases like malaria, typhoid, etc. A drop of blood is tested to diagnose disease like malaria और टाइफाइड। अब एग्जाम्पल हम देख लें, सम कॉमन एग्जाम्पल सैम्पलिंग कैसे हम लिखते हैं। ठीक है, अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इज टेस्टेड टू डायग्नोज डिजीज लाइक मलेरिया। इंस्पेक्शन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ ग्रेन्स टू जज द क्वालिटी ऑफ व्हीट राइस। कभी आप मार्केट में जाओ ना, जो तो आप आजकल तो पैकेट का आ गया है, तो पहले बोरे से निकालते थे, उस बोरे में से 2-4 दाने निकालते थे और उसी से हम गेस कर लेते थे कि पूरे बोरे में किस तरह का चावल होगा, और केवल 2-4 दानों को देखकर ही हम पूरे चावल की बोरियों को परचेज कर लेते थे। जैसे पुराने ज़माने में, अब तो प्रेशर कुकर में भोजन बनता है, तो पुराने ज़माने में जो ओपन पॉट होता था, उस पर दाल या चावल जो भी बनता हो, तो उसमें से 1 दाना 2 दाना निकाल लिया जाता था, और उसको देखकर पूरे, हम लोग के यहाँ तसला कहते थे, पॉट को जो है तसला कहते थे, ओपन पॉट होता था उसको, तो उसको देख के हम अनुमान लगा लेते थे कि खाना चावल बन गया होगा, दाल पक गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो सैंपल कहा जाता था। तो ये एग्जाम्पल हमने दिया है रूरल एरिया से, जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम अब बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड सैंपल। गुड सैंपल की क्या रिक्वायरमेंट है? अ गुड सैंपल और दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल शुड बी बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग 2 प्रिंसिपल्स। क्या प्रिंसिपल्स हैं ना? अब यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ इस तरीके से आ सकता है ना, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गुड सैंपल। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा, इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन हम साथ साथ ये भी डिस्कस करते जाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, कुछ किस तरीके से बनता है। तो ये वहाँ से एक क्वेश्चन निकल आता है। ठीक है, अ गुड सैंपल और रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, सैंपल शुड बी रिप्रेजेंटेटिव, मतलब उस पूरे पॉपुलेशन को, उस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला हो। सैंपल हमेशा ऐसा होना चाहिए, इसलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव सैंपल भी कहा जाता है। तो गुड सैंपल शुड बी बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग 2 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी। दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, 2 प्रिंसिपल। पहला प्रिंसिपल क्या? प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, मतलब स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी की बात हो रही। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल, द सैंपल आइटम शुड बी चूजन एट रैंडम। एट रैंडम होना चाहिए, मतलब बहुत सोच समझ के टारगेटेड सैम्पलिंग पिकिंग नहीं होनी चाहिए पॉपुलेशन में से, रैंडम होना चाहिए। सैंपल बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स ओनली व्हेन
ईच यूनिट ऑफ द यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैम्पल। मतलब जब हम रैंडम चूज़ करते हैं, कई बार क्लास में बच्चों को बता भी दिया है कि उसमें से हम किसी बच्चे को, हर बच्चे को लगेगा ना कि उसका चांस है। जैसे अगर हम कहें कि क्लास में जो बच्चा क्वेश्चन का आंसर देगा वो क्लास में रहेगा, बाकी बच्चे बाहर निकल जाएंगे। जब टीचर 4 साल पूरे क्लास में देखने लगता है तो हर बच्चा डरता है, सोचता है कहीं मुझसे क्वेश्चन न पूछ दे, मुझसे क्वेश्चन न पूछ दे, क्वेश्चन क्या होगा। तो ये जो है हर बच्चे के अंदर डर है, मतलब सब बच्चों के इक्वल चांस है क्वेश्चन पूछे जाने की। ठीक है, तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल एक जो क्लास रूम से जुड़ा हुआ है उसको हम देखेंगे तो आसान हो जाएगा। तो अ सैम्पल बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स only when each unit of the universe has equal chance of being selected in the sample. And according to the second principle, the size of the sample should be large as far as possible. सैंपल जितना ही बड़ा होगा उतना ही उस पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाला होगा और उतना ही ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ जाती है। ओके, तो पहला हमने देखा, अ गुड सैंपल शुड बी बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग 2 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल नंबर 1, स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी होनी चाहिए, मतलब सैंपल शुड बी चूजन एट रैंडम। ओके, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स। ठीक है, तो जो है प्रिंसिपल ये क्या क्या कहता है कि जो सैंपल जो कलेक्ट किए जाए वो लार्ज नंबर में हो। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड प्रिंसिपल द साइज ऑफ द सैंपल शुड बी लार्ज। चलिए अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट में। अ गुड सैंपल वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड। एक अच्छा जो सैंपल होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग यूज्ड, किस तरह का मेथड यूज किया गया है। अ सैंपल टेकन आउट with the help of an appropriate method would be more reliable. A sample taken out with the help of an appropriate method would be more reliable. Croxton and Cowden have remarked as mere size of course does not assure representation in a sample. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। अ स्मॉल और स्ट्रैटिफाइड सैंपल इज एप्ट टू बी मच सुपीरियर टू अ लार्ज बट बैडली कलेक्टेड सैंपल। अब यहाँ एक वर्ड स्ट्रैटिफाइड दिया गया है, इसको अब अभी हम यहाँ एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब इसका मतलब स्ट्राटम्स लेयर होता है। ठीक है, ये इस तरह के सैम्पलिंग जो है थोड़ा सा जब ग्रुप हेट्रोजीनियस होता है तो अलग अलग होमोजेनिटी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे और हमने इसको क्लास में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ। खैर, अ गुड सैम्पल वुड ऑल्सो डिपेंड ऑन द मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग, मतलब जो मैथड हैं सैम्पलिंग के जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे उसको फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पर इतना ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अ सैम्पल टेकन आउट विद द हेल्प ऑफ एन अप्रोप्रिएट मैथड वुड बी मोर, मतलब किसी सैम्पलिंग का जो मेथड है उसको फॉलो करते हुए अगर कोई सैंपल लिया गया है तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। क्रॉक्सन साहब का हमने स्टेटमेंट ये देख लिया कि हैव रिमार्क्ड एज ए mere size of course does not assure रिप्रेजेंटेशन इस सैंपल। केवल साइज बड़ा हो तो इसलिए वो रिप्रेजेंट करेगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सैम्पलिंग की जो टेक्निक है अगर उसको फॉलो करके लिया गया है सैंपल तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा, ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा। स्मॉल और सर्टिफाइड सैंपल इज एप्ट टू बी मच सुपीरियर टू अ लार्ज बट बैडली कलेक्टेड सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ गुड सैंपल शुड बी अनबायस्ड। ठीक है, एक अच्छा सैंपल जो है अनबायस्ड होता है। इट शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय द पर्सनल बायस और प्रेजुडिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। इट शुड नॉट बी मोटिवेटेड बाय द पर्सनल बायस और प्रेजुडिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेटर है या क्या कहते हैं इनुमरेटर, तो वो जो है उसके बायसनेस पर, उसके पक्षपातपूर्ण या उसके जो सोचने का जो तरीका है उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए किसी के प्रति, किसी समाज के प्रति, किसी को, मतलब कोई भी सिस्टम हो उसके प्रति प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। स्टीरियोटाइप और प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है फिक्सिंग पीपल इनटू सर्टेन इमेज और प्रेजुडिस का मतलब है सीइंग समबडी नेगेटिवली, तो वो नहीं होना चाहिए। गुड सैंपल शुड बी अनबायस्ड, उसमें कोई पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। ऑल आइटम्स इंक्लूडेड, थोड़ा सा ऊपर कर लें, छोटा छोटा वीडियो बनाऊंगा
बस यही 5-6 पॉइंट मुझे डिस्कस करना है इस वीडियो में। अ गुड सैंपल शुड बी अनबायस्ड, ये हो गया। ऑल आइटम्स इंक्लूडेड इन द सैंपल शुड बी इंडिपेंडेंट। एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स शुड हैव द इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड। जैसा कि हमने क्लासरूम के क्वेश्चन वाले एग्जाम्पल में बताया कि हर आइटम का बराबर का चांस होना चाहिए सेलेक्ट होने का। देयर शुड बी नो इंटरडिपेंडेंस अमंग दीज यूनिट्स, ठीक है। देयर शुड बी नो इंटरडिपेंडेंस अमंग दीज यूनिट्स, कोई भी इंटरडिपेंडेंस नहीं होना चाहिए आपस में यूनिट्स का, ठीक है। सबका इक्वल चांस होना चाहिए। अ गुड सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स बाय ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है। किसी भी काम को जब ट्रेंड लोग करते हैं, जैसे हमारे टीचर ही का एग्जांपल है, एक टीचर जो ट्रेंड है वो स्टूडेंट की साइकोलॉजी को समझेगा, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मैं 100% पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंचने का प्रयास करूंगा, ये होता है, ठीक है ना, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग हुई है। जैसे डॉक्टर की ट्रेनिंग है, उसको मालूम है कैसे शरीर में टाँके लगाने हैं, कैसे स्टिचिंग करना है, ये सब सारी चीज़ें उसको मालूम है, ठीक है। तो अ गुड सैंपल शुड बी टेकन फ्रॉम द यूनिवर्स बाय ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनल, ठीक है, क्योंकि वो उसमें सैम्पलिंग के मेथड्स को यूज करेगा, ठीक है, जो उसके तरीके हैं उसको फॉलो करेगा, जिससे वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा, बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जो डेटा हम अप्लाई करेंगे सैम्पल साइज के आधार पर पूरे यूनिवर्स का, तो वो ऑथेंटिक होगा, सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द रिलायबिलिटी ऑफ अ गुड सैंपल वुड ऑल्सो डिपेंड अपॉन टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। क्या कहता है, द रिलायबिलिटी ऑफ अ गुड सैंपल, जो सैंपल हमने लिया उसकी रिलायबिलिटी, उसकी विश्वसता वुड ऑल्सो डिपेंड, वो किस पर डिपेंड करेगा, अपॉन टेस्टिंग ऑफ एक्यूरेसी, कि उस एक्यूरेसी की जो टेस्टिंग होगी उसके आधार पर उसकी रिलायबिलिटी सिद्ध होगी। रिजल्ट्स शुड बी टेस्टेड बाय टेकिंग आउट अनदर सैंपल, ठीक है। रिजल्ट उसको एक दूसरा सैंपल, उसी सैंपल का एक बार हमने लिया और उसको देखा, अब उसकी हम टेस्टिंग कर रहे हैं, तो फिर हमने एक सैंपल दूसरा लिया, तो रिजल्ट शुड बी टेस्टेड बाय टेकिंग आउट अनदर सैंपल। इफ बोथ रिजल्ट्स आर सेम देन इट वुड बी कंसिडर्ड अ गुड सैंपल। और दोनों अगर में समानता पाई जाती है दोनों सैंपल्स में, तो उसको हम अच्छा रिजल्ट मान सकते हैं, अच्छा, ठीक है। तो अब हम आते हैं, देखो ये यहाँ पर एक बॉक्स में दिया हुआ है ना, कि इसको भी देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के माध्यम से सेंसस और सैंपल स्टडी को समझाने का प्रयास किया गया है, तो उसको एक बार देख लेते हैं। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन अ सेंसस स्टडी एंड सैंपल स्टडी कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सपोज यू वांट टू स्टडी द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर ऑफ बोकारो डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, ठीक है। According to the census method, you would be required to collect information relating to their income, expenditure, savings, etc. from every individual industrial worker of the district, ठीक है। बोकारो स्टील प्लांट जो है, जो झारखंड में अब है, पहले बिहार में हुआ करता था, तो वहाँ के इकोनॉमिक कंडीशन जो इंडस्ट्रियल वर्कर हैं उनको जानना चाहते हैं। तो सेंसस मेथड क्या कहता है कि आप एक एक जो है इंडस्ट्रियल जो वर्कर हैं उनसे मिलिए और उनका आप डेटा इकट्ठा कीजिए, उनकी इनकम कितनी है, उनका खर्च एक्सपेंडिचर कितना होता है, मतलब कितना खर्च करते हैं, कितनी बचत करते हैं, एक एक वर्कर के पास जाइए। दिस मेथड वुड रिक्वायर ह्यूज एक्सपेंडिचर, ज़्यादा पैसा खर्च होगा इस पर। एज ए लार्ज नंबर ऑफ इनोमिनेटर्स, बहुत बड़ी संख्या में इनोमिनेटर्स को लगाना पड़ेगा, हैव टू बी एम्प्लॉयड। बट इन केस ऑफ सैम्पल स्टडी, इंफॉर्मेशन इज टू बी कलेक्टेड ओनली फ्रॉम few individuals of the district. The economic condition of this selected group or individuals is taken as the economic condition of the वर्कर्स ऑफ द इंटायर डिस्ट्रिक्ट। तो कुछ सैंपल लिया और सैंपल को हमने ठीक से अध्ययन किया, उसको एरर फ्री किया और उसको रिप्रेजेंटेटिव बनाया और उसकी जो टेस्टिंग है वो भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है सैंपल करने का। तो इंडिविजुअल के पास जाना है सेंसस मेथड, और उसमें से कुछ रैंडमली कलेक्ट कर लिया, जो भी मेथड्स हैं सैम्पलिंग के उसको फॉलो करते हुए, तो बहुत रिलायबल भी होगा और यही सैंपल कहलाता है, ठीक है। उसमें से कुछ पॉपुलेशन के में से कुछ हिस्सों को निकाल लेना, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, पॉपुलेशन यूनिवर्स में से कुछ को रैंडमली निकाल लिया, दैट इज़ कॉल्ड सैंपल। तो ये आज हमने ये पढ़ा कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है गुड सैंपल का, उसके ऊपर हमने ये चर्चा किया। ये छोटा वीडियो ही रहेगा, इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा देखेंगे मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ
सैम्पलिंग मेथड पर हम फोकस करेंगे जो नेक्स्ट हमारे वीडियो में। थैंक यू।